सही। तो इसमें पहला जो फैक्टर है वो है हवा की आलूदगी यानी एयर पोल्यूशन। जो जो साइंस तरक्की करती जा रही है और उसी तरह से जो है ना हवा में आलूदगी का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले ज़माने में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, बसें इतनी नहीं होती थी, तांगे और घोड़े इस्तेमाल होते थे, तो इसलिए जो ये गाड़ियों का धुआं निकलता है बसों का, उससे जो लोग बचे हुए थे। लेकिन हाँ जी। अब ट्रैफिक इतनी हो गई है, बसें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, तो तांगों और जो घोड़ों वाला था वो पीरियड वो तो खत्म ही हो गया है। तो इसमें एयर पोल्यूशन में क्या है, ये ट्रैफिक का धुआं भी है, उसके अलावा इसमें जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है ना। और ये तो एयर पोल्यूशन होगी ना, उसके अलावा वाटर पोल्यूशन है, पानी की आलूदगी है। एयर पोल्यूशन जो बजे है करूं, जी एयर पोल्यूशन में एक और चीज ऐड करूं। हाँ जी करें। ये जो लेयर वगैरह होती है, जो सिग्नल वगैरह होते हैं इनके, मोबाइल वगैरह के, दूसरे टीवी के, हाँ और भी हाँ सिग्नल्स वगैरह, हाँ ये ये भी सब मेरे भी, ख्याल। ये भी हमारी आबो हवा को आलूदा करते हैं। इसकी तरफ भी हम आएंगे भी। तो इसके ये भी ये नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन हमारे आसपास सारा हर चीज चल रही है हाँ, वैसे। ये तो अब एक बहुत बड़ा ये जो हम अब नए दौर में दाखिल हो गए हैं, आईटी के दौर में। इसमें तो ये बहुत ज्यादा जो पोल्यूशन है ना सिग्नल्स की, बाकी ये तो है। हाँ। अच्छा, एयर पोल्यूशन में जो है ना हम बात करेंगे पहले कि एक तो ये मैंने बताया कि जैसे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, फिर फैक्ट्रियों से जो धुआं, जो गैसें निकलती हैं वो भी हमारी आबो हवा को आलूदा करती हैं। अगर हम हाँ। सिर्फ अपने घर की बात करें, हमारे घर में जो है हम अपने किचन में जहाँ हम कुकिंग करते हैं, खाना पकाते हैं, वहाँ पे खाना पकाने के दौरान जो धुआं निकलता है वो हमारे घर की आबो हवा को जो है ना डिस्टर्ब करता है। जैसे अक्सर आप देखते होंगे जब आप पराठे बनाते हैं तो पराठे बनाते हुए जो है वो धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा होता है। तो ये जो धुआं है ये हमारे फेफड़ों पे फिर असरअंदाज होता है, हमारे लंग्स को जो है ना खराब करता है। तो ये जो धुआं है इसको खाना पकाते हुए, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने किचन में जो है ना एग्जॉस्ट चलाएं। और एक एग्जॉस्ट ही बल्कि हमें 2 एग्जॉस्ट अपने किचन में लगाने चाहिए, क्योंकि यही धुआं फिर सारे घर में फैलता है। पहले तो खुले सहन होते थे गांव में जैसे, और बड़े बड़े सहन, बड़े बड़े बाहर बैठे कुकिंग करते थे, तो वो धुआं आसपास फैल जाता था, उसका इतना असर नहीं होता था। अब आजकल जो नए अब घर नया जो सेटअप आ गया है उसमें बंद घर हैं, तो वेंटिलेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो जब हम किचन में कुकिंग करते हैं तो वो सारा जो धुआं है हमारे कमरों में, हमारे किचन में जब वो फैलता है तो वो जो बंदा कुकिंग कर रहा है उसके अंदर तो वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा हमारे जो और फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी सांस के जरिए उसको अंदर लेकर जाएंगे, सही कह रहे हैं। जिससे उनके लंग्स पे जो है ना, वो उनके जो फेफड़े हैं उन पे असर पड़ेगा। ठीक है। ये हम मतलब हम तो ज़्यादातर अपनी फैमिली, हमारा जो मकसद है ये लेडीज़ का ये करने का, तो यही है ना कि हम अपने घर की के बारे में बात करें, अपने करीब करीब फैमिली, अपने घर के मेंबर, अपने घर के आबो हवा माहौल के बारे में हमने एज अ हाउस वाइफ हमने अपने घर को फोकस करना है सबसे पहले। तो हमें इससे बचने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम करें, घर में खिड़कियाँ खिड़कियाँ खोल के रखें, और अपने किचन में ख़ास तौर पे कुकिंग करते वक्त हम अपना एग्जॉस्ट जो है वो ऑन रखें, ताकि ये जो धुआं है ये फिर ना फैले। ये एयर पोल्यूशन जो है फिर हमारे दिमाग, फेफड़ों, दिल वगैरह पे असर करती है। इससे जो है दिल का कैंसर होने का भी खदशा होता है। अब एक ही इसमें
चीज़ें ऐसी होती हैं जो हवा में हल हो जाती हैं, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं, कुछ ऐसे हैं कंपाउंड्स हैं जो इन्हें हम कहते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो चीज़ें हवा में हल हो जाती हैं और हमें नज़र नहीं आती। उसे मिट्टी का तेल, धुआं, पेट्रोल, एयर फ्रेशनर, परफ्यूम। हम जो करते हैं ना घर में अक्सर के, स्मेल हो गई है तो जो लोग एयर फ्रेशनर कर दो घर में, स्मेल आ रही है कहीं से तो वो ज़रा खुशगवार से खुशबू आने लग जाएगी, तो वो भी हवा में शामिल होके वो भी एक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हवा में मिक्स हो जाता है और फिर हमारे सांस के ज़रिए हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। परफ्यूम्स हो गए, परफ्यूम हम कितने शौक से आजकल इस्तेमाल करते हैं। परफ्यूम जब हम खुद पे स्प्रे करते हैं तो उसके अलावा वो हवा में भी फैलता है, तो वो भी हवा में शामिल होके, वो भी ना नज़र आने वाले कंपाउंड्स हैं जो हवा में शामिल होके फिर हमारे फेफड़ों पे असर डालते हैं। तो इसी तरह जैसे आपने बात की थी ये सिग्नल्स की, मोबाइल सिग्नल्स हो गए, मोबाइल सिग्नल के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमारे घर में, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वो जब जो भी चलते हैं तो वो उनसे भी आलूदगी फैलती है हमारे घर में। शायद दूसरा है वाटर पोल्यूशन। पहले ज़माने का अगर हम देखें तो पहले लोग, बहुत पहले का, घरों में वो होते थे कुएं, और उससे आप जैसे वो बाल्टियों से या बकेट से वो पानी निकाल निकाल के इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हुआ कि चलो बोरिंग हुई, वो पाइप वगैरह करके तो वो मोटर लगा ली, वो इस्तेमाल हुआ। और अब जो है गांव में तो शायद अब भी ऐसी है, लेकिन शहरों में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी आता है, कैसी कैसी पाइपों से होके आता है, तो उसमें कितने ही किस्म के केमिकल शामिल हो जाते हैं। तो केमिकल से जो इसमें पानी में जो केमिकल शामिल होते हैं, इसमें 3 किस्म के केमिकल्स हैं, हैवी मेटल्स, फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो 84% पानी है, यानी 84% पानी है, उसमें 8 किस्म के केमिकल शामिल होते हैं जो पानी के जरिए हमारे जिस्म में जाते हैं और फिर हमारे जिस्म में बिगाड़ पैदा करते हैं। उनमें एक है आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, ये सफेद रंग का धाती अंसर होता है, क्रोमियम, ये भी नीलाहट माइल सफेदी अंसर है, लीड यानी सीसा, धात, पारा, सेलेनियम, सिल्वर यानी चांदी। तो यानी ये जो हमारे घरों में पानी आ रहा है, ये पाइपों से होता हुआ कहाँ कहाँ से होके आता है, तो इसमें भी 8 किस्म के ऐसे केमिकल हैं जो हम वो पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे जिस्म में जाता है और वो मुख्तलिफ किस्म के हमारे मैदे के, पेट के, छोटी आंत के मसाइल जो है वो फिर उससे फटते हैं आगे। तो इसमें एक सॉइल आलूदगी यानी ज़मीनी आलूदगी भी आ जाएगी। ज़मीनी आलूदगी में पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, और पेस्टिसाइड्स होते हैं जो जानदारों के ऊपर जानदार पलते हैं, जैसे जुएं, पेट के कीड़े, ये सब पेस्टिसाइड्स हैं। ये भी किसी न किसी तरह खाने की चीज़ों से हमारे अंदर, जैसे फ्रूट सब्जियां हम लाते हैं, हमें नहीं मालूम होता उसमें कुछ ऐसे नज़र ना आने वाले पेस्टिसाइड भी होते हैं, बहुत ही बारीक, कुछ ऐसे वो खाने के दौरान जो है वो खाने के जरिए हमारे पेट में चले जाते हैं और फर्दर फिर हमारे पेट के अमराज, मैदे के इन्फेक्शन, ये सब उससे फैलते हैं। दूसरा जो इफेक्ट है, एक तो पोल्यूशन हो गया, आलूदगी जो हमने पहले किया डिस्कस। उसके बाद दूसरा जो इफेक्ट हमारी जो असर अंदाज होता है हमारे सेहत पे, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी जहनी दबाव, परेशानी। तो इससे भी जो है ना हमारे जिस्म पे बहुत असर पड़ता है। स्ट्रेस हमारे माशरे में क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि हमारी आदत बन गई है कि हम जो है ना, जो हमारी ज़िंदगी में बुरे हालात आए, बुरे वाक़यात आए, हम उनको तो बहुत गौर से उनको फोकस करते हैं, उनको हम जमा करते रहते हैं, उनको हम अपनी याददाश्त में महफूज भी करते रहते हैं, तो वो हमारे जहन पे फिर असर डालते हैं। और हम क्या करते हैं, जो फिर ऐसे वाक़यात को, हम कोई भी वैसा वाक़या सुनेंगे, कोई बुरा वाक़या, कोई ऐसा बैड इवेंट, तो हम उसको बढ़ा चढ़ा के एक दूसरे को बताएंगे, मतलब वो इतनी जल्दी जो है फैल जाएगा। ये हमारी आदत है।
और जो अच्छी बातें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, अच्छे वाक़यात आते हैं, उनको हम इतना डिस्कस नहीं करते जितना कि हम मनफ़ी चीज़ों को करते हैं। तो यही चीज़ हमारा मीडिया भी कर रहा है कि वो भी जो है ना मनफ़ी चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के जो है पेश करता है। अब जैसे कोरोना का ही था तो कितना ज़्यादा इन्होंने खौफ व हरास फैलाया और लोगों ने बहुत असर लिया इसका। लोग बहुत स्ट्रेस में चले गए इसकी वज़ह से। यानी कि कोरोना की खबरों को देखने के उन्होंने केसेस को और जो बीमार लोग थे उनको ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बताते रहते थे। तो उन लोगों को इतना नहीं बताते थे कि जो सेहतयाब हो रहे हैं या उसके बारे में इतना डिस्कशन नहीं होती थी। जिससे लोगों ने बहुत स्ट्रेस लिया, बहुत ज़्यादा बीमार भी इससे वही हुए और ज़्यादा मुतासिर भी वही लोग हुए इस वायरस से जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लिया और बहुत इससे स्ट्रेस लिया। तो स्ट्रेस के हमारी सेहत पे क्या असरात होते हैं, इससे हमारी याददाश्त खराब हो जाती है, हमारे चेहरे पे कील मुहासे जो निकल आते हैं वो स्ट्रेस एक बड़ी वजह है उसमें। खून में जो है वो गड़बड़ हो जाती है इससे, थायराइड ग्लैंड का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हड्डियों की जो डेंसिटी है, कसाफत है वो कमज़ोर हो जाती है, कुव्वत मुदाफ़िक जो है वो हमारी कम हो जाती है स्ट्रेस से। हम हालिया जो हमारे साथ अभी अभी भी चल रहा है वही कोरोना वाला मसला, उसमें देखें तो लोगों की कुव्वत मुदाफ़त ये खबरें सुन सुन के और ये हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, अब ऐसा हो गया, फ़ौरन चलते फिरते था तो थोड़ा सा बीमार हुआ है, वेंटिलेटर पे गया और मर गया और ये हो गया वो, मतलब ये सुन सुन के बातें, तो इतना स्ट्रेस में लोग चले गए तो उनकी कुव्वत मुदाफ़त जो है ना वो बिल्कुल लो हो गई। तो स्ट्रेस जो है वो हमारी कुव्वत मुदाफ़त को लो कर देता है। तो हमें अपने दिमाग पे ऐसा कंट्रोल रखना चाहिए कि हम बुरे वाक़यात, नेगेटिव चीज़ों को जो है इग्नोर करें, उनको सर पे सवार ना करें, अच्छे मामलात, अच्छी बातें, अच्छे इवेंट, अच्छी खबरों को याद रखें, उनको एक-दूसरे से शेयर भी करें, ताकि हम अपनी सेहत भी अच्छी रख सकें और दूसरों की सेहत भी अच्छी रख सकें। ज़हनी दबाव से और क्या मसाइल होते हैं, इससे पटखों में खिंचाव पैदा हो जाता है, नर्वस सिस्टम में खलल आ जाता है, दिल और दिल की शरियानों के मसाइल पैदा होते हैं, वजूदों का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, एसाब के टिश्यू कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये बहुत सी बीमारियां हैं जो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से पैदा होती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस से दूर रखें। टीवी देखें ना, खबरें अगर देखते हैं तो उनको अपने सर पे सवार ना करें, अच्छी अच्छी खबरें सुने, अच्छी अच्छी खबरें ही शेयर करें। तीसरा जो हेल्थ इफेक्ट है, जो तीसरा अमल है जो हमारी सेहत पे असर डालता है वो खाना है, फूड। और ये तो अब हमारी जो खाने पीने की आदत है वो तो अब बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आ जाता है जंक फूड। ठीक है, जंक फूड को तो हम कह देते हैं कबाड़ खाना है, ठीक है ना। तो जंक फूड जो है वो उसमें कुछ ऐसे मतलब होती हैं चीज़ें कुछ ऐसी कि वो हमारी बच्चे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, उनकी भूख खत्म हो जाती है। कुछ में होता है कि वज़न ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाता है, कुछ में होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन कैलोरीज में ये ज़्यादा होते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जंक फूड लोग जो लेते हैं जंक फूड, वो देखा गया है कि वो बहुत मोटे हो जाते हैं उससे। वो इसीलिए होते हैं कि और उनकी इम्यूनिटी, उनकी सेहत जो है वो इतनी कोई काबिल रश्क नहीं होती, लेकिन उनका जो देखने में वो ऐसे लगते हैं कि जैसे बड़े मोटे ताज़े हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो यही बात है कि जो खाना वो ले रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कोई ख़ास नहीं है हमारे मतलब हेल्थ के स्टैंडर्ड के मुताबिक, लेकिन वो कैलोरीज में इतने ज़्यादा है कि वो खा खा के मोटापा चढ़ता रहता है। उसमें शुगर ऐड होती है, बहुत से मसनूई किस्म के जायके उसमें शामिल किए जाते हैं, बहुत से उसमें ना प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हमें कोई फ़ायदा नहीं देते, बल्कि वो हमारी सेहत को तबाह कर देते हैं।
एक और जो अब एक ट्रेंड चल गया है, रवायती तरीके से फसल लगाना और बेमौसमी फल। पहले हम देखते थे कि जो मौसम की सब्जी है, फल है, वो उसी मौसम में मिलनी है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो है आप 12 महीने देख लें, आप करेले मिलते रहेंगे, 12 महीने आपको बैंगन मिलते रहेंगे। इन सब्जियों में हम अगर देखें तो वो, हालांकि पहले जो सब्जी गर्मी की थी वो गर्मियों में मिलती थी, जो सर्दियों की थी वो सर्दियों में मिलती थी। तो क्या करते हैं बेमौसमी फल और सब्जियां तैयार करने के लिए, फिर ऐसे ऐसे उसमें मतलब लगाते हैं, कोई खादे वादे, कोई ऐसी ऐसी चीजें डालते हैं कि वो बेमौसमी सब्जियां तैयार करते हैं। तो वो फिर वो सब्जियां और फ्रूट हमें नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जो जो चीजें लगा के वो जमीन में तैयार किए गए हैं, जब वो उन सब्जियों के जरिए हमारे जिस्म में जाएंगे तो वो फिर हमें बीमार करेंगे और हमारे जिस्म में गड़बड़ पैदा करेंगे। एक ये भी है कि कुछ जैसे सब्जियां फ्रूट स्टोर हो जाती हैं, और वो स्टोर वाली जो सब्जियां फ्रूट जब आते हैं बाजार में, फिर हम वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी जो है हमारे खाने के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है। और अगर हम घर में ही घर की बात करें तो अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम गोश्त को फ्रीज कर लेते हैं। कोई ऐसी सब्जियां जैसे टमाटर सुनते हैं कि महंगे होंगे तो हम लेकर फ्रीज कर लेते हैं टमाटर। गोश्त का ये होता है कि हमें चलो जी इतना इकट्ठा लेके फ्रीज कर लिया, तो फ्रीज किया हुआ गोश्त भी जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो भी हमारे मेदे और हाजमे के लिए गलत है। एक और जो खाने में फैक्टर है वो ओवर कुकिंग है, यानी हम अपनी खाने को ज़रूरत से ज़्यादा पका लेते हैं, जिससे उसमें मौजूद जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है, और ख़ास तौर पे जो पानी में हल होने वाले विटामिन हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो पानी में हल होने वाले विटामिन ज़्यादातर सब्जियों और फ्रूट में होते हैं। तो सब्जियों को इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, बस स्टीम उनको देनी चाहिए हल्की सी। लेकिन हमारे शुरू से वो जायके ज़ुबान के ऐसे बने हुए हैं कि हमें अभी वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। हम वही मसाले भून भून के और सब्जियां भून 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 के फ्राई कर कर के पकाते हैं, तो वो जो उसमें बस वो फिर ज़ुबान का जायका रह जाता है, उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उसमें से, या बिल्कुल आधी रह जाती है, या आधी से भी कम रह जाती है। तो इसलिए पकाते वक़्त हमें थोड़ा-सा भी अपनी आदतों को चेंज करना चाहिए कि हम सब्जियों को ज़रूरत से ज़्यादा ना पकाएँ, और उनको, ताकि उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो बरकरार रह सके। इस मकसद के लिए हम खाते हैं, वो मकसद हम हासिल कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि अब ये भी एक रिसर्च चाहिए कि खाने जो हम पकाते हैं, जब खाना, तो एक सब्जी हमने पकाई है, तो उसको हमने पकाया तो 20% जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमने कुकिंग में ज़ाया कर दिए, यानी हमने उसको ओवर कुक कर दिया है। फिर हम अगर हमने वो बच गया था खाना, या कोई ऐसा, या गोश्त था या खाना बच गया, हमने उसको फ्रीज कर दिया, तो जब फ्रीज करने के बाद हम उसको डीप फ्रीज करेंगे, दोबारा गर्म करेंगे, तो 20% ग़िज़ाइयत उसकी फिर ज़ाया हो जाएगी। और माइक्रोवेव का इस्तेमाल बहुत हमारी ज़िंदगी में बढ़ गया है, हालांकि माइक्रोवेव बहुत खतरनाक चीज़ है। ये जो कैंसर जो फैल रहा है, इसकी एक बड़ी वजह माइक्रोवेव का इस्तेमाल भी है। आजकल ख़वातीन, हमारे घर में तो खैर शुरू से ही नहीं है, तो आजकल जो ख़वातीन है वो क्या करती हैं अपनी आसानी के लिए कि चलो जी खाना ठंडा है तो प्लेट में डालेंगे, माइक्रोवेव करेंगे और फ़ौरन से गर्म हो जाएगा, ना चूल्हा जलाना पड़ेगा, ना बर्तन कुछ और करना पड़ेगा, उसी प्लेट में गर्म हो जाएगा, उसी में खा लेंगे। तो आपने जो माइक्रोवेव में खाना गर्म किया, तो उसका मतलब है कि आपने वो ज़ाया कर दिया। बजाय, अगर आप, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसको डस्टबिन में फेंक दें, बजाय इसके कि आप उसको खा के खुद बीमारियों को दावत दें। तो इसलिए माइक्रोवेव तो हमें अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए। एक ये है कि हमारी खाने पीने के जो टाइम है वो बहुत डिस्टर्ब है। हम लोग खाने पीने के, जब हमें भूख लगती है हम खा लेते हैं, हमने अपने जिस्म को आदत ऐसी डाली हुई है, जब हमारा दिल चाहेगा हमने नाश्ता कर लिया, अभी भूख नहीं लग रही, खाना पीछे आगे पीछे हम करते रहते हैं। खाने पीने के जो टाइम है वो बहुत अहम है हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए भी। जैसे कि नाश्ते के लिए कहते हैं कि जब सूरज निकल रहा हो, यानी वो टाइम आपका नाश्ते का बेहतरीन टाइम है। आप अपना नाश्ता उस टाइम करें, जैसे कि आजकल वो मतलब मेरे ख्याल 5 से 6 का टाइम है सुबह।
वो आपका नाश्ते का टाइम है। फिर आपका दोपहर का खाना हो गया, वो भी आप 12 से 1 के दरमियान खा लें, और रात का खाना मगरिब से पहले खा लें। तो खाने का टाइम अगर आप फिक्स कर लेंगे ना, तो इससे आपका एक तो ये है कि आपका जिस्म ओवरवेट से बचेगा। उसके अलावा आप अपने जो आपकी सेहत, अगर आपकी सेहत बहुत अच्छी है तो आप सेहत को बरकरार रख सकेंगे खाना टाइम पे खाने से। अब हम कहते हैं कि हमें वर्जिश करनी चाहिए, और जी वर्जिश बहुत ज़रूरी है, बाकी वर्जिश बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें ज़्यादा रोल खाने का है। ओवरवेट लोग भी ये करते हैं कि हम इतनी वर्जिश करते हैं, हम इतनी वॉक करते हैं, ये करते हैं, वेट कम नहीं होता। तो वर्जिश और खुराक का जो रेशो है वेट मैनेजमेंट में, वो 80-20 है, यानी 80% खुराक का दखल है और 20% वर्जिश का। यानी हमारा, अगर हम अपने खुराक को कंट्रोल करेंगे, टाइम पे खाएंगे और अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे, अपने वेट के हिसाब से, अगर हमने वेट लूज करना है तो वो अपने डाइट प्लान जो भी है उसको फॉलो करें, लेकिन उसके साथ हमें वर्जिश करनी होगी। वर्जिश का सिर्फ 20% रोल है, बाकी जो 80% रोल है वो खुराक का है, कि हम क्या खुराक खा रहे हैं, कैसे खुराक खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, किस तरह की पकी हुई खुराक खा रहे हैं। तो खुराक जो है, अपना फूड, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हमारे जिस्म को गुज़ा की नहीं, गुज़ाइयत की जरूरत होती है। बाद औक़ात हमें होता है कि हम जी खा तो हम इतना रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमें लग नहीं रहा, या हमें हमारी एनर्जी नहीं मिल रही, तो हम वो बिला वजह का खा रहे होते हैं। हम गुज़ाइयत को फोकस नहीं करते। हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो गुज़ाइयत वाली हों। तो इसका एक ये भी है कि खाने पीने के बर्तनों पे भी हम बात कर लें, कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा कुदरत के करीब हों। पहले ज़माने में लोग, आप देखते थे, तांबे, पीतल और मिट्टी की हांडियों में खाना बनता था, और उन्हीं में पीतल और ये इसमें मिट्टी के प्याले, प्लेटें, ग्लास होते थे, उनमें लोग खाना खाते थे। अब जो नया ज़माना आया है जी, प्लास्टिक के बर्तन चल पड़े हैं। शीशे और ये मार्बल, चीनी, ये फिर बेहतर है, लेकिन जो प्लास्टिक के बर्तन है उसमें हम अक्सर ऐसा करते हैं कि प्लास्टिक के डोंगे हैं, हम गरम गरम मसाले उसमें डाल लेते हैं, तो वो जो प्लास्टिक है वो उस खाने के साथ शामिल होके फिर वो हमारे अंदर जाएगा, जो कि हमारे लिए बिगाड़ का सबब बनेगा। इसलिए पहले लोग इतने बीमार नहीं होते थे, क्योंकि वो कुदरत के करीब थे। हम कुदरत से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल बढ़ गया है। प्यालियाँ, ग्लास, बर्तन, इवन के क्या करते हैं कि प्लास्टिक की प्लेटों में जी माइक्रोवेव कर लेते हैं। एक तो माइक्रोवेव इस्तेमाल कर लिया, ऊपर से प्लास्टिक के बर्तन में कर लिया, तो आप सोचेंगे वो खुराक फिर क्या रह जाएगी, उसमें तो कुछ भी नहीं रहेगा, वो तो सरासर जो है वो बीमारी ही फैलाएगी हमारे जिस्म में जाके। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करें, कि अगर बहुत ही कोई ऐसा हो कि हमें इस्तेमाल करना पड़े, तो उसमें हम वो वाले बर्तन लिए जिन पे लिखा होता है BPA फ्री, और एक नीचे ना ट्रायंगल सा बना होता है, कि वो थोड़ा सा हेल्थ स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है। अव्वल तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, जैसे कि हमने किया है। हम अपने घर में इस्तेमाल के लिए हमने स्टील और पीतल शुरू कर दिया है, कि हमने अपने घर में स्टील की प्लेटें, ग्लास, पीतल के ग्लास, हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। यानी घर में इस्तेमाल के लिए हमने प्लास्टिक बिल्कुल बंद कर दिया है खाने पीने के लिए। और खाने का पकाने का भी कोशिश यही होती है कि हम मिट्टी की हांडी, या एक हमने पीतल का, वो तांबे का दिया पतीला, उसमें करें, पकाएं। और एक इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी हम भी इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं कि जहाँ ना भी कोई हल निकल रहा हो तो फिर उसको इस्तेमाल किया जाए। एक दफ़ा मैं प्रोग्राम देख रही थी टीवी पे, तो उधर एक डॉक्टर आए हुए थे, उन्होंने कहा था अगर आपके घर में एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर है तो आप जाएं और उसको कब्रिस्तान में दफन कराएं। ये प्रेशर कुकर में खाना बनाना यानी इतना सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ये जो मेरा ख्याल है, जो हमें खाने का, ये तो हमारी ख़वातीन से ही रिलेटेड है, कि खाना पकाना हमने करना होता है, उसके बारे में जो भी प्लानिंग करनी होती है वो हमने ही करनी होती है। तो हमें ख़ास तौर पे इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो हम खाना पका रहे हैं, या जो हम खाना अपने फैमिली को दे रहे हैं, कैसे पका रहे हैं, क्या उसके साथ मतलब क्या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है,
ये सब चीज़ें हमें इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए। अब तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, आप गूगल खोलें और गूगल से जितना मर्जी पढ़ लें और उसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर लें। तो चौथा जो फैक्टर है वो है हेरिडिटी, यानी मौरूसी। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें मतलब विरासत में मिलती हैं, हमारे बाप दादा बाओ अजदाद से वो चलती आ रही होती हैं और वो हमें आगे 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 नस्लों में ट्रांसफर होती रहती हैं। इनमें जैसे हेयर कलर है, हेयर टाइप है, स्किन कलर है, कानों की साख्त है, चेहरे की साख्त है, ब्लड टाइप है। तो ये सब जो चीज़ें ये हमें विरासत में मिलती हैं। जैसे आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपसे डॉक्टर पूछेगा कि आपको आपकी फैमिली में किसी को शुगर या बीपी तो नहीं है, आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में। तो ज़्यादातर बल्कि जो शुगर के केसेस में देखने में आता है कि जो अगर आपके माँ बाप में हो तो वो चांसेस होते हैं कि वो बीमारी आप में भी आएगी। अच्छा, अब आज हमने ये 4 हेल्थ इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात की है। तो आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आप सबसे जो है, हम फिलहाल 2 ही और हैं, एक मिसेस सईद आई है और एक नीलम है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, इन जो हमने हेल्थ इफेक्ट्स अभी डिस्कस किए हैं, आप इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? ये तो क्या हो रहा है? चलिए आ गया। जी नीलम। जी वही जितनी चीजें आपने बताई बहुत सही बताई हैं। हेलो। जी जी मैं सुन रही हूँ, बताएं। मैं कि जितनी भी चीजें आपने बताई बिल्कुल सही बताई हैं। वाकई अगर हम अपने रूटीन लाइफ को अगर सही कर, काफी हद तक हम लोग बीमारी से बच सकते हैं। ये इतनी मुश्किल भी कोई नहीं है। जी अगर हमें, खाने पीने की रूटीन, जी जी बोलें। खाने पीने की जो रूटीन है वाकई हम लोग ना दूसरी जो अच्छी चीजें होती है जैसे देसी चीजें, इनकी तरफ कम ही जाते हैं। सही है। अक्सर बच्चे यही कहते होते हैं कि भाई हम देसी घी नहीं खा सकते, हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, हम दही नहीं खा सकते, हमें ये अजीब सा महसूस होता है। बाकी ये चीजें छोड़ छोड़ के ना हम लोग ज्यादा वीकनेस की तरफ चले गए हैं। बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी, ना बच्चे अब दूध पीते हैं, ना ही दही खाते हैं, और ना ही इनके कोई अंडे वगैरह इस तरह की चीजें से बहुत परहेज करते हैं बच्चे ना। बच्चे परहेज नहीं मैं करते, भी हमने बच्चों को मतलब ऐसी आदतें डाल दी है, हमने बच्चों को ऐसी उनकी करी है ना, परवरिश की है कि वो हमने खुद ही इन चीजों पे फोकस नहीं किया ना। तो फिर बच्चों ने तो सही परहेज नहीं कह किया, रहे हमने परहेज करा दिया उनको। हैं। ऐसी बात है शायद। सही कह रहे हैं। और बाकी ये जो बर्तन इस्तेमाल करने का तरीका है बाकी ये भी सही है। प्लास्टिक के बाकी बहुत कम इस्तेमाल करने चाहिए। प्लास्टिक के तो बहुत ज्यादा अब हो गए ना, मतलब प्लास्टिक आ भी बाजार में इतना गया है कि आप बाजार जाएं तो आपका दिल खुद ब खुद चाहता है कि हम ये चीज ले लें। कोई ऐसा बाउल है, कोई ऐसा ग्लास, कोई ऐसी ट्रे डिश देखी है तो दिल चाहता है कि हम ये खरीद लें। इतने मतलब वो दिलकश किस्म के डिजाइन होते हैं कि वो हमारी नजरों को भाते हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम वो ले लें। लेकिन उसको हाँ लेने से पहले हमें सोचना चाहिए कि इसका हमारी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। जी, सही कह रहे हैं। और खाने पीने की रूटीन जो वाकई सुबह टाइम से नाश्ता करना चाहिए, दोपहर को भी टाइम से खाना चाहिए, और रात को भी तकरीबन मगरिब के बाद खा लेना चाहिए। हमारे घर में ना शादी से पहले अम्मी लोगों के घर में ना हमारी ये सेम रूटीन थी। सुबह हम लोग जल्दी उठते थे, फजर के वक्त सबने उठना है, उसके बाद सब नाश्ता वगैरह करना है, उसके बाद स्कूल वगैरह चल जाना है। फिर वापसी पे आके 2-2:30 बजे सबने खाना खाना है। शाम को मगरिब के टाइम अम्मी जाने सबको खाना खिला देना होता है। तो फिर अब बस
फिर भी शुक्र है, काफी ठीक है रूटीन है हमारी यहाँ पर भी ना, इतनी वो नहीं है। लेकिन कई लोगों को मैं देखती हूँ उनकी रूटीन टोटल डिफरेंट होती है। रात को 11 बजे खाना चल चल रहा होता है, और सुबह का नाश्ता 10-11 बजे चल रहा होता है, दोपहर के टाइम बस कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। इस तरह की रूटीन होती है कुछ लोगों की। हेलो। हाँ जी नीलम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो हमारा मकसद ही इस टाइम ये जो हम एक छोटा सा सेशन करते हैं, उसका मकसद ये है कि हम अपने फैमिली को फोकस करें, अपने किचन को। बीइंग अ हाउस वाइफ हमें अपने किचन पे फोकस करना चाहिए कि वो तो हमारे हाथ में ना और हमारे अंडर है। हाँ जी। तो हम अपने खाने पकाने के तरीके और ये सब इन पे नज़र करें और इनको देखें कि कहाँ पे कमी है, कहाँ कोताही है, उसको चेंज करें। जी मिसेस सईद, आप कुछ बताएंगी? हेलो मिसेस सईद, आप हैं इधर? हेलो।